Hello students, good morning and welcome to another session of Mains 450 Plus। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे अबाउट दी एमएसपी। फार्मर्स की तरफ से डिमांड आ रही है इसको लीगल लॉ बनाने की, तो उसके कुछ इम्प्लीकेशन समझेंगे। बट यहाँ पर आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानना होगा कि एमएसपी डिसाइड किस तरीके से की जाती है, राइट? दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज किन क्रॉप्स के लिए दी जाती है, एंड थर्ड थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू योर मीन्स कि अगर इसको लीगल स्टेटस दे दिया जाता है, इसको लॉ बना दिया जाता है, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, और अगर लॉ नहीं बनाते हैं तो फिर इसके हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है फार्मर की इनकम को सेफ गार्ड करने के लिए, राइट? तो प्री और मीन्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। फर्स्ट थिंग, एमएसपी है क्या? तो यहाँ पर इट रेफर्स टू प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू परचेज द प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर इन इवेंट दैट मार्केट प्राइस फॉल बिलो दिस थ्रेशोल्ड। अगर मार्केट प्राइस यानी कि मंडी प्राइस लेस देन एमएसपी हो जाते हैं, यानी कि फार्मर को कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी कि हो सकता है कि ये मार्केट प्राइस या मंडी प्राइस इतना नीचे चला जाए कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी नीचे चला जाए। देखिए, मतलब प्रॉफिट जनरेट करना तो दूर की बात है, उल्टा लॉस में आ जाए। दैट वाज द केस विद महाराष्ट्र फार्मर्स। हमने आज सुबह ही इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में देखा था। ओके, अगर नहीं देखा तो वहां पे उसको देख लेना, उस इशू को एक बार। राइट, जबकि पंजाब में फार्मर अर्न कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्योंकि उसकी इनपुट कॉस्ट कम है पंजाब में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, लैंड होल्डिंग्स थोड़ी सी ज्यादा है कंपैरेटिवली महाराष्ट्र में, इरिगेशन अश्योर्ड है, तो यील्ड अच्छी होती है, तो पंजाब का फार्मर प्रॉफिट में जाता है। बट महाराष्ट्र का फार्मर लॉस में जा रहा है। एक तो लैंड होल्डिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, जमीन उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली मराठवाड़ा रीजन साइड पर, तो उसकी यील्ड बहुत कम होती है। पावर वगैरह फ्री नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी ज्यादा होती है, राइट? तो अगर मार्केट प्राइस या मंडी प्राइस नीचे चला जाएगा एमएसपी से, तो ऐसी टाइम पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से एश्योरेंस देती है कि हम परचेज करेंगे, अगर प्राइवेट वाले नहीं कर रहे हैं तो हम आपसे एमएसपी पे परचेज करेंगे। नाउ सी, 23 क्रॉप्स के लिए दी जाती है, एक्चुअली 22 के लिए दी जाती है। 23rd वन इज शुगर, उसके लिए जो दी जाती है उसे हम कहते हैं एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटेड प्राइसेस। सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। नाउ यू कैन से कि पूरे 23 याद रखना क्या आसान होगा, तो मत रखो, ठीक है, बट फोकस ऑन द कमर्शियल साइड। कोपरा, शुगर केन, कॉटन एंड रॉ जूट, ठीक है, ये चार याद रहेंगे। नाउ सी, एक बात बताओ, कॉफी क्या है हमारा? कॉफी कमर्शियल क्रॉप है, राइट? उसका नाम दिख रहा है क्या यहाँ? नहीं। ओके, तो इसी तरीके से व्हेन आई वाज ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज, इवन आई डोंट रिमेंबर ऑल दिस 23, बट व्हाट हैपेंड कि न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन चल रही थी, दिस कॉफी के लिए ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें इसकी एमएसपी चाहिए। तो उतना पता था कि कॉफी को अभी तक नहीं दी जाती है, दे आर डिमांडिंग। एंड फिर 2018 में ये क्वेश्चन आया, यहाँ पर 7 नाम दिए गए कि इनमें से किसके लिए सी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एमएसपी अनाउंस करती है, ठीक है? तो दिस आई वाज श्योर कि ये नहीं है, बस इतना ही पता था इन सब में से, बाकी सब याद नहीं किए थे। और यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस तरीके से आए थे, ये थर्ड पॉइंट है कॉफी। नौ सी ऑप्शंस, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, सिर्फ यहाँ पे नहीं था, तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। सो हमेशा सिर्फ ये जानना ही काफी नहीं है कि किस पर दी जाती है, किस पर नहीं दी जाती है, अगर वो भी आप थोड़ा सोचो तो अपने आंसर तक पहुंच सकते हो प्रीलिम्स में, right? और यूपीएससी हमेशा आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन फ्रेम करेगा कि अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो पहुंच जाओगे वहां तक। एनीवे, बट बेस्ट है कि अगर याद रख सकते हो तो रखो, ओके? तो 23 क्रॉप्स के लिए दी जाती है। आगे चलते हैं। अब सेकंड जो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि आपकी जो सीएसीपी है, जो रेकमेंड करती है एमएसपी, ये एनुअली अपनी एक रिपोर्ट देती है और वहां से रेकमेंड करती है कि क्या होना चाहिए एमएसपी। तो ये किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करती है ये भी आपको जानना जरूरी है, नॉट इन डिटेल बट एटलीस्ट दो चार। एक तो मेंस में इंट्रोडक्शन में भी काम आएगा, किस बेसिस पर सीएससीपी रेकमेंड कर रहा है, और दूसरा प्रीलिम्स में आपको अगेन 3 4 5 6 ऑप्शन दे सकता है और पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट वन देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि पूरी फार्मर की इनपुट कॉस्ट क्या आई है, उसको कितना इनपुट कॉस्ट लगा था उस क्रॉप को ग्रो करने में, ठीक है? वो जो इनपुट यूज कर रहा है जैसे फर्टिलाइजर्स, तो उनके प्राइस में चेंजेस क्या आए,
ठीक है, उसके प्राइसेस बढ़े हैं अगर, तो फिर उसकी एमएसपी भी बढ़नी चाहिए। इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, उसने इनपुट कितना डाला है और जो आउटपुट निकल रहा है वो उसको कितनी प्राइस देगा। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, ऐसा नहीं कि एक क्रॉप पे बहुत हाई एमएसपी दी जा रही है और दूसरे क्रॉप्स पर बहुत ज्यादा कम दी जा रही है। राइट, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि अगर हम ज्यादा एमएसपी देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एमएसपी अगर ज्यादा पैसे पे ही परचेज किया जाएगा तो फिर नीचे जब वो मार्केट में जाएगा तो वो और महंगा बिकेगा, तो फिर जो कंज्यूमर्स हैं उसकी लाइफ बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। राइट, इसका क्या इफेक्ट होगा जनरल प्राइस लेवल पर, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन क्या है, क्योंकि अगेन डब्ल्यूटीओ में चैलेंज होती रहती है इंडिया की एमएसपी रिजीम, और सिर्फ इंडिया की नहीं, चाइना भी अपने यहाँ पर एमएसपी रिजीम चलाता है, उसकी भी चैलेंज होती रहती है। 2019 में उसकी चैलेंज हुई थी बाय यूएसए and China lost the case in WTO. Parity between prices paid and the prices received by the farmers and effect on issue price and application of subsidy. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है बाय CACP while recommending MSP. ओके, एंड ये सिर्फ रेकमेंड करता है, रिमेंबर ये अनाउंस नहीं करता है, कि ये सिर्फ रेकमेंड करता है। अनाउंस करती है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। कि इस जब भी पॉइंट आएगा प्रीलिम्स में तो ध्यान देना, उसने रेकमेंड पूछा है या अनाउंस पूछा है। रेकमेंड करती है सिर्फ CACP। चलो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। वी ऑल नो कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ फूड स्कैरसिटी की सिचुएशन बनी, राइट। इसके लिए हमने PL480 प्रोग्राम जो यूएसए का चलता था उसको लिया, बट कहा यह गया कि इसमें उस क्वालिटी का वीट दिया जाता था इंडिया को जो यूएसए में पिग्स को सर्व किया जाता था, राइट। तो ये हमारे लिए एक इशू बना। फिर हमने लॉन्च किया 1964 में, आते आते मैं 64 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट वॉज एक्चुअली लाल बहादुर शास्त्री जी जिनके टाइम पर ये पूरा प्लान बन के तैयार हो गया था। इट्स जस्ट दैट 1966 में जब इंदिरा गांधी जी आ गई थी तब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, राइट। तो क्रेडिट इंदिरा गांधी जी को दिया जाता है, बट इट वाज रियली एक्चुअली दी लाल बहादुर शास्त्री जिनके टाइम पर ये सब फॉर्मुलेट हुआ था, राइट। तो 1960s में हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करना है। तो फिर फार्मर को एक अश्योरेंस भी चाहिए था कि मैं प्रोड्यूस तो कर दूंगा आपके लिए वीट, लेकिन मुझे श्योरिटी चाहिए कि आप मुझसे इस प्राइस पे परचेज करोगे कि मुझे प्रॉफिट हो। तो 1965 में हमने एमएसपी रिजीम की शुरुआत की सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू वीट प्रोडक्शन। 1965 में वीट के लिए दिया गया। दो गोल थे उसमें, पहला कि एक तो अश्योर्ड प्राइस मिले फार्मर को, एंड सेकंड कि फूड सिक्योरिटी एनहांस की जाए, यानी कि फूड स्टॉक डेवलप किए जाए कंट्री में। ओके, जैसे गवर्नमेंट के गोडाउन्स वगैरह में उतना स्टॉक हो कि पब्लिक को जरूरत हो जब तो हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकें। 1966 तक आते आते हमने सेटअप किया एक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इसी कमीशन को बाद में नेम कर दिया गया CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो अभी रेकमेंड करता है। वो सारे फैक्टर्स जो कंसिडर करता है हमने देख लिया, डिमांड एंड सप्लाई देखिएगा, मार्केट ट्रेंड दिखेगा, ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट देखिएगा, इंटरक्रॉप पैरिटी एंड सो ऑन। देन अब यहाँ पर हमने अचीव कर लिया फूड सिक्योरिटी पैडी वीट के कंटेक्स में, बट 1970s तक आते आते हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग सिर्फ वीट के लिए अनाउंस कर रहे थे एमएसपी, तो पूरी कंट्री में सबने वीट ग्रो करना शुरू कर दिया। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए इसको अलग अलग क्रॉप में एक्सटेंड करना पड़ा। तो हमने फिर एमएसपी राइस के लिए अनाउंस की, हमने पल्सेस के लिए अनाउंस की, हमने ऑयल सीड्स वगैरह के अनाउंस की, कॉटन एटसेट्रा, राइट। क्यों? क्योंकि एक तो इन क्रॉप्स को ग्रो भी करवाना था फार्मर से, दूसरा उन फार्मर्स को भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना। हो सकता है किसी रीजन में वीट नहीं ग्रो हो रहा है, ठीक है, वो कॉटन ग्रो कर रहे हैं, तो उन्हें भी तो वो सिक्योरिटी चाहिए, वो रिस्क से बचना है उन्हें भी, right? तो हमने 70s में डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान दिया। 2000 तक आते आते हमने इसमें और मॉडिफिकेशन किए और ज्यादा एक्सपेंशन किया और भी ज्यादा क्रॉप्स को इसमें कवर करने की कोशिश की, ठीक है। हमने प्रॉपर अकाउंट करने की कोशिश की कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्जैक्टली आ कितनी रही है फार्मर को, ओके, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि उसको एक फेयर प्राइस मिल रहा है, ये प्रॉफिट में है, वो ऐसा नहीं कि दिक्कत हो उसे। बट अगेन अब एक शांता कुमारन कमेटी बनती है जो सब कुछ एनालाइज करने के बाद ये बताती है कि एमएसपी के बेनिफिट हार्डली इंडिया के 6% फार्मर्स तक पहुंच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम
द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब लॉन्च किया गया था तो मोस्टली इन्हीं रीजन पर फोकस किया गया था। उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि पंजाब में उस टाइम तक, अब तो खैर डिवीजन हो गया है, उस टाइम तक जो पर कैपिटल लैंड होल्डिंग थी वो अच्छी खासी हुआ करती थी। अगर आप यूपी बिहार साइड जाओगे वहां पर कैपिटल लैंड होल्डिंग बहुत कम थी, 2 एकड़ 3 एकड़, तो उसमें नहीं हो पा रहा था। हमें करना था ग्रीन रेवोल्यूशन में मैसिव क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, और मैकेनाइजेशन हो, अश्योर्ड इरिगेशन मिल सके एंड पॉपुलेशन प्रेशर थोड़ा कम हो कंपैरेटिवली। तो हमने इन रीजन्स पे ज्यादा फोकस किया। वेस्टर्न यूपी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा रीजन में फार्मर्स एज हाई एज 96% ऑफ देयर प्रोड्यूस इज परचेज बाय फार्म गवर्नमेंट एट एमएसपी। इसलिए जब 2020 में वो बिल लेकर आए गए, 3 फार्म बिल्स, तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ था वो इसी रीजन के फार्मर्स के द्वारा हुआ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके फार्मर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनको एमएसपी का उतना फायदा मिलता भी नहीं था, राइट। तो उन्हें कोई ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया भी नहीं इस बात पे। और एक तो यहां तक बात समझ में आई। आगे चलते हैं। ओके, तो मैंने आपको न्यूज़पेपर में समझा दिया था A2 प्लस FL C2। एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, ठीक है। A2 इज एग्जैक्टली द एक्चुअल डायरेक्ट कॉस्ट जो इनकर की जाती है बाय फार्मर ऑन इनपुट। ठीक है, ये कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। जैसे कुछ विलेजेस में चलता है ना कि लेबर से काम करवा रहे हैं तो वो उसको एग्जैक्टली पैसे नहीं दे रहे, वो कैश नहीं दे रहे हैं उसको, ठीक है। वो कई बार उसको जैसे गेहूं ही दे दिए उसको, ठीक है, 1 बोरी गेहूं दे दिया, राइट। तो वो काइंड में है, मतलब वो सर्विस ले रहे हैं लेबर की, बट इन काइंड कि उसके पास अनाज रखा था, सामने वाले को भी जरूरत पड़ेगी उसकी, चावल की पड़ेगी, तो वो उस फॉर्म में दे देते हैं उसको, उसकी लेबर कॉस्ट, राइट। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी हो, ठीक है, काइंड में या कैश में दी जाए, right? जो भी वो इनकर करता है सीड्स परचेज करने पर, फर्टिलाइजर परचेज करने पर, ठीक है, या पेस्टिसाइड्स वगैरह लेबर हायर करने पर, या फिर उसने लैंड लीज पे लिया हो। जैसे मोस्टली लोग शहर में माइग्रेट कर जाते हैं, दे माइग्रेट टू द सिटी, अपना एग्रीकल्चर लैंड किसी को लीज पे दे देते हैं कि आप प्रोड्यूस कर लो, 50% आप रख लेना, 50% हम लोग रख लेंगे, ठीक है। या अगर कहीं पर इरिगेशन का भी चार्ज लग रहा है, जो कि अधिकतर कंट्री स्टेट्स में लगता ही है, ठीक, तो ये सब जो कॉस्ट आपने की है वही कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कहलाता है आपका A2। ना कुछ का कहना है कि हम लेबर हायर नहीं करते कुछ विलेजेस में, कि हमारे खुद के 4-5 बच्चे हैं या फिर हमारा फार्म छोटा ही है तो हम 2-3 लोग ही मैनेज कर लेते हैं, तो वो कहलाता है फैमिली लेबर। तो उसको भी ऐड किया जाता है इस A2 में, हम फैमिली लेबर को भी ऐड कर लेते हैं तो बच जाता है A2 प्लस FL। और गवर्नमेंट इसी को रेफर करती है, इसी पर 50% प्लस करके, कि हम क्या एमएसपी डिसाइड करेंगे, ठीक है। इस पे बेस हमारी एमएसपी डिसाइड हो जाती है। फार्मर्स का कहना है कि आप नहीं F2, A2 प्लस FL नहीं, आप C2 पे दो हमको। अब सुबह जो मैंने आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि अगर पंजाब MP इनके फार्मर्स की बात की जाएगी तो उनको C2 पे भी 50% से ज्यादा ही मिल रहा है। बट महाराष्ट्र, बिहार एटसेट्रा ऐसे स्टेट्स की बात की जाएगी तो उनको उतना नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है, सेम नहीं है। कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, कहीं पे इरिगेशन फ्री है, अगर और अगर फ्री नहीं है तो कहीं पे इरिगेशन जहां है ही नहीं, वहां पे आपको खुद पर्सनल खर्चा करके ग्राउंड वाटर निकालना पड़ता है। तो डीजल वगैरह यूज करना है, जनरेटर यूज करना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी करती है हर स्टेट में, ठीक है। सी टू में यहाँ पर वो A2 प्लस FL में ही जोड़ देते हैं आपका। जैसे अगर आपका लैंड है तो अगर आपने वो रेंट पे दिया होता तो आपको कितना रेंट आता, राइट। एक तो ये ऐड हो जाता है। दूसरा, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट लिया है, सपोज ट्रैक्टर या कोई मशीनरी, तो उस पर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, वो निकल के आएगी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, राइट। अब फार्मर्स की डिमांड है कि हमें A2 प्लस FL पर 50% नहीं चाहिए, हमें C2 पर 50% चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई, ये सब रेकमेंड किया MS स्वामीनाथन कमेटी ने। और उसने ये कहा भी था कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो C2 पर दे सके एमएसपी, C2 प्लस 50%। और मैंने आपको बताया था एक रिसर्च जो कहती है कि अगर फार्मर की भी इनकम उस तरीके से ग्रो हुई होती, जैसे कि आप ले लीजिए गवर्नमेंट टीचर्स की, ठीक है। आजादी के बाद एक टाइम था जब 10 रुपए 15 रुपए मंथली सैलरी हुआ करती थी, लेकिन आज उनकी सैलरी भी काफी बड़ी है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात कर लीजिए,
उनकी भी सैलरी अच्छी खासी बढ़ी। तो इसी रेशियो पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक एनजीओ ने रिसर्च किया, उसने कहा कि अगर हम यही मानकर चलें कि फार्मर की इनकम भी इसी स्पीड से बढ़नी चाहिए थी, ठीक है, तो आज फार्मर को एमएसपी मिलनी चाहिए 7,000 रुपीज पर क्विंटल, और मिल कितनी रही है, बीट पर इट्स जस्ट 2200, राइट। इसीलिए हमारी जो फार्मिंग, या आप कह लीजिए कि रूरल पॉपुलेशन है, जो ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम है। इसलिए हम लोग कहते तो हैं कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन 70% पॉपुलेशन की परचेजिंग पावर उतनी नहीं है जितनी शहरों में है, राइट। इंडिया में ही सबसे ज्यादा एप्पल फोन सेल होते हैं, अच्छे खासे महंगे, बट फिर भी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो 30% मार्केट जो है अर्बन पीपल का, वो अच्छा खासा है आपका। तो अगर ये इसी तरीके से एमएसपी बढ़ती, बट ऑब्वियसली बात है कि इसके कंज्यूमर की लाइफ पर फर्क आएगा, ठीक। लेकिन उस कंज्यूमर जो शहरों में रह रहा है, टीचर्स हो, सर्वेंट्स हो, प्राइवेट सेक्टर वाले हो, इन कंज्यूमर्स की इनकम तो बढ़ती चली गई, लेकिन फार्मर्स की इनकम उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी की बढ़नी चाहिए थी। लेकिन अगर, अभी हम इसमें ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, अगर इसको लीगल कर दिया जाए और फार्मर की एमएसपी, चलो ये छोड़ो, 7,000, 2200 भी है, तो एटलीस्ट अश्योर्ड तो हो, लीगल बैकिंग तो दीजिए उसको, कि ये ना हो कि एमएसपी आपने अनाउंस किया 2200, बट मंडी में या प्राइवेट सेक्टर उसको परचेज कर रहा है 1800 1500 में, राइट। एटलीस्ट 200 दे रहे हो तो वो भी अश्योर्डली तो दो, राइट, ताकि ये परचेजिंग पावर बढ़े। पूरी की पूरी रूरल एरियाज में डिमांड बढ़ सकती है, मशीनरी से लेके होम अप्लायंसेस तक, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, सब कुछ, सबकी डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि हम यूरोप की मार्केट को टारगेट करते हैं, जबकि मैं बताता हूँ कि वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारे यहाँ कुंभ के मेले में उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं, ठीक है? तो हमें अपने लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, और ये सब सिर्फ मनरेगा जैसी स्कीम चला देने से नहीं आ जाएगा। वो आएगा कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर में, उस क्रॉप के अच्छे प्राइस दीजिए उनको, राइट। तो पॉजिटिव्स में आप यही लिखोगे कि इट विल रियली बूस्ट द रूरल डिमांड, वो फिर इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, उन सबको बूस्ट मिलेगा, राइट। बट एक इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, उसकी भी बात करेंगे। ओके, चलिए, नाउ बेनिफिट क्या होंगे इसके, ठीक है, अगर हम ये देते हैं एमएसपी, तो इसके बेनिफिट क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट होगा फार्मर के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी। कई बार हम लोग देखते हैं कि एमएसपी आपने अनाउंस भी कर दी, उसके बाद भी उसकी जो सेल हो रही है क्रॉप की, वो बिलो एमएसपी चली जाती है। एंड सम टाइम, जैसा कि मैंने आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया, वो इतनी नीचे चली जाती है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना भी मुश्किल हो जाता है। फिर आपने महाराष्ट्र में सुसाइड वगैरह केसेस देखे फार्मर्स के, नहीं, क्योंकि लोन लेना पड़ता है, डेट ट्रैप में फंस जाता है, और फिर अल्टीमेटली सुसाइड करना पड़ता है। हमने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट डिस्कस की थी थोड़े दिन पहले, कि जहां लोगों ने 2 लाख 5 लाख रुपए तक के लोन की वजह से सुसाइड किया है, राइट। सेकेंड इज कि वो उनके रिस्क को कवर करता है। जैसे नाउ यहाँ पर अगर आप लीगल गारंटी दे देते तो एटलीस्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी फेल हो जाता है, जैसे पंजाब में 20% प्रोडक्शन में कमी आई थी ड्यू टू हीट वेव्स लास्ट ईयर। मैं ये सेम एग्जांपल बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, हर बार अलग अलग एग्जांपल रिपीट करूंगा। सेम चीज तेलंगाना में भी हुई थी, ठीक है, लेकिन हमें वहां पर सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट करना होता है हर पॉइंट के साथ। सो चीजें इतनी बार रिपीट होनी चाहिए कि आपके दिमाग में वो चिपक जाए, ठीक है। अब कई बार पेस्ट अटैक हो जाता है, रिमेंबर दी मैसिव सॉर्म अटैक, ठीक है, गुजरात से लेके राजस्थान तक, अरे, और कभी मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ जाती है कि प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। मैंने आपको बताया था, एक स्पाइरल में फंस जाते हैं। इस बार अगर किसी फ्रूट वेजिटेबल की प्राइस बढ़ी, तो फिर सभी फार्मर वही ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और फिर इतना ओवर सप्लाई हो जाता है, इतना प्रोडक्शन हो जाता है कि उसके प्राइस एकदम से गिर जाते हैं, तो फार्मर उस स्पाइरल में फंस के रह जाता है। नेक्स्ट, अगर हम अश्योर्ड एमएसपी प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में मदद मिलेगी। अभी तक व्हीट और राइस मोस्टली इन्हीं पे अश्योर्ड एमएसपी मिलती है, बाकी पे अनाउंस भी कर दी जाती है तो भी उतनी एमएसपी पे सेल नहीं होती है। तो फार्मर पूरा फोकस इसी पे रखता है, व्हीट ग्रो करना है, राइस ग्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा कॉटन ग्रो करना है, राइट। बस, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन तरफ नहीं हो पा रहा है। अब उसमें होता है क्या है, जैसे आपका मराठवाड़ा रीजन है, वह वो ज्यादा सुटेबल है पल्सेस वगैरह के लिए, ठीक है, मिलेट्स के लिए, बुंदेलखंड रीजन भी, राइट। लेकिन ये चीज पर उतना ज्यादा एमएसपी तो आप अनाउंस कर देते हो, लेकिन उतना प्राइस उनको मिलता नहीं मार्केट में। लेकिन अगर इस पे लीगल बैकिंग होती, तो फिर इस पे ये भी एमएसपी पे सेल होते।
तो फार्मर्स फिर वो गलती नहीं करते कि जहां पर उसको पल्सेस ग्रो करनी चाहिए वहां वो कॉटन ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉटन एमएसपी पे बिक जाएगा, उसकी डिमांड फिर भी रहती है, राइट। मिलेट्स ग्रो करनी चाहिए लेकिन वो राइस ग्रो कर रहा है। पंजाब की जो जमीन है वो पल्सेस और मिलेट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है रादर देन दिस पैडी कल्टीवेशन। बट क्यों? क्योंकि राइस पे एक अश्योर्ड एमएसपी टाइप की चीज मिल जाती है, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है मार्केट में कि मिल जाता है एमएसपी पे, बट इन पे नहीं मिलता है। तो अगर लीगल बैकिंग दे दी जाए दोनों को, ठीक, लीगल बैकिंग कि अब आपको पल्सेस पे भी एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो वो इलीगल माना जाएगा। सेम विद मिलेट्स। अच्छा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2018 में ऐसा लॉ बनाया था कि एमएसपी से नीचे परचेज करना इलीगल होगा। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर फार्मर्स की सुसाइड ज्यादा हो रही थी और फार्मर्स कॉटन ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी जमीन सुटेबल है मिलेट्स और पल्सेस के लिए थी, मराठवाड़ा एंड विदर्भ रीजन। बाद में उसको वापस लेना पड़ा क्योंकि ट्रेडर्स ने कह दिया था हम तो नहीं खरीद पाएंगे एमएसपी पे। नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट द डिस्ट्रेस सेल। कि देखिए फार्मर रख के करेगा क्या उसको? एक तो पहली बात तो कि उसके खुद के पास स्टोरेज करने की जगह नहीं होती, राइट। और दूसरा कि डिस्ट्रेस सेल कई बार प्राइवेट वाले, जैसे मैंने आपको बताया था, मंडी में कार्टेलाइजेशन हो जाता है। 3 4 5 बड़े खरीदार होते हैं, राइट, ट्रेडर्स, और वो एक कार्टेलाइजेशन टाइप की चीजें बना देते हैं कि इससे ज्यादा हमें ऑफर करना ही नहीं है। ठीक है, दे डोंट केयर। ठीक है, गवर्नमेंट ने की होगी एमएसपी अनाउंस 2200, जाओ गवर्नमेंट को बेच लो, ठीक है, बट सबको बेनिफिट मिल नहीं रहा है एमएसपी का, तो उसको जाना प्राइवेट ट्रेडर के पास ही पड़ता है। लेकिन कार्टेलाइजेशन की वजह से उसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है कि चलो कोई नहीं है अब खरीदार तो कहाँ जाए, इसको इसको ही सेल कर दो, राइट। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट यहाँ पर एफसीआई के थ्रू ये खरीदती है, और मेन गोल क्या रहता है उसका? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सेल करना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर एक फूड सिक्योरिटी का इंश्योर करना भी जरूरी रहता है। अभी हम लोग कितने लोगों को दे रहे हैं? करीब करीब 80 करोड़ लोगों को सरकार सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड कर रही है। हालांकि मैंने अभी तक रियल लाइफ में किसी को देखा नहीं, हाँ, जो जिसको ये मिल रहा हो। और जिनको मैं जानता हूँ उनका कहना है कि सिर्फ राइस ही राइस मिल रहा है। व्हीट का इतना शॉर्टेज है कि गवर्नमेंट 10 किलो आपको राइस पकड़ा रही है, फिर उन लोगों को वो राइस ले जाके मार्केट में सेल करनी पड़ती है, और फिर उसके रिटर्न में वो लोग दुकानदार से व्हीट खरीदते हैं। तो इस तरह की कुछ फ्लॉड पॉलिसीज चल रही है गवर्नमेंट की। नेक्स्ट, एमएसपी अगर लीगल बैकिंग मिलती है तो ये सर्व करेगा एज अ बेंचमार्क प्राइस। इसके बिलो तो आप खरीद नहीं सकते किसान से, इससे ऊपर ही खरीद सकते हो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्या चल रहा है, राइट। सो आगे चलते हैं। ठीक है, अगर इसको लॉ बना दिया जाए तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन। आज हमने न्यूज़पेपर में देखा था ये डेटा कि 6 लाख करोड़ तक का खर्चा सरकार पे बढ़ेगा। बढ़ेगा। बट अगेन हमने उसमें फिर ये भी देखा था कि रियल बर्डन कितना आएगा, ठीक है। रियल में कितना आएगा? अभी जितना आप दे रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर ही जो भी लीगल पैकिंग वगैरह आप दोगे, तो उसमें दिया था कि रियल बर्डन गवर्नमेंट पे ज्यादा नहीं पड़ेगा। और ये इंडस्ट्री ने, ठीक है, सीआईआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 24,000 एनुअली का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ेगा। ठीक, तो ये टोटल कॉस्ट मत देखिए, जो रियल चेंज आएगा, ठीक है, जो रियल में डिफरेंस आएगा वो जस्ट 24,000 करोड़ है, तो उतना ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। गवर्नमेंट का इशू इनफैक्ट ये है भी नहीं कि ये सिर्फ इकोनॉमिक बर्डन है। गवर्नमेंट का मेन इशू है कि अगर हमने लीगल एमएसपी दे दी तो ये इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा जाएगा। नहीं? क्योंकि आपने वहीं से अगर फार्मर से थोड़ा महंगा परचेज किया है, तो फिर तरह तरह के टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ने के बाद ये प्राइस जो कंज्यूमर तक आएगी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, और प्राइस हाई होने से बढ़ जाएगा फूड इन्फ्लेशन, और फूड इन्फ्लेशन से बढ़ जाएगा ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, और इसी पर बेस्ड आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिपेंड करती है, ठीक है। और फिर वो ग्रोथ, इंडस्ट्री एक्सपेंशन, जॉब्स, उस सब पे असर पड़ेगा। नेक्स्ट है कि इट विल अंडरमाइन द क्रॉप विद लो यील्ड। तो हाँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ग्रो करनी चाहिए आपको मिलेट्स, लेकिन उसकी जो यील्ड होती है वो थोड़ी कम है, ठीक। तो फार्मर सोचता है मुझे तो ऐसा ग्रो करना है जिसकी यील्ड ज्यादा हो, तो वो कॉटन की तरफ जाता है, हाई यील्ड का सोच के कि अगर एक बार कॉटन क्रॉप मेरा सक्सेसफुल हो गया तो मेरे सारे डेट क्लियर हो जाएंगे, है? तो ये लो यील्ड वाले क्रॉप्स को और ज्यादा अंडरमाइन कर देगा। आप ऐसे क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दोगे क्योंकि लीगल एमएसपी मिल गई है अब आपको, तो आप ऐसे क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दोगे जो कि उस रीजन के लिए सुटेबल है ही नहीं। बट ये प्रॉब्लम अभी भी है और ये प्रॉब्लम बाद में भी रहेगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन फूड इन्फ्लेशन। सो यस,
कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते ये चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, राइट। तो ये अल्टीमेटली हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ऊपर ले जाएगा और फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड वो सारे मैटर आप जानते हो। नेक्स्ट इज ये मार्केट को पूरा डिस्टॉर्ट कर देगा, एग्जैक्टली क्योंकि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो नहीं परचेज करेंगे। क्योंकि उन वो देखिए उन्हें एक्सपोर्ट करना होगा फॉरेन मार्केट में, लेकिन अगर इंडिया का गेहूं या इंडिया का राइस इतना ज्यादा महंगे रेट पे परचेज किया गया है ड्यू टू लीगल एमएसपी, तो फॉरेन मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। अभी जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्राइस लगा दी थी कि बासमती राइस पर एक्सपोर्ट प्राइस है $1200 पर क्विंटल, तो एक्सपोर्टर्स का यही कहना था कि आपने ये इतना महंगा कर दिया कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। सेम क्वालिटी का बासमती राइस पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट कर रहा है और वो आपसे सस्ते में दे रहा है, तो फिर आपका राइस कौन खरीदेगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो वही चीज यहां भी आएगी कि ये पूरे मार्केट को डिस्टॉर्ट करेगा, राइट, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये हमारे जो फार्म एक्सपोर्ट्स हैं उनको और ज्यादा रिड्यूस कर देगा, और अगर एक्सपोर्ट रिड्यूस होगा यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा, राइट। डोमेस्टिक सप्लाई इंक्रीज हो गया, डोमेस्टिक सप्लाई इंक्रीज तो हो गया, ठीक है, बट अब प्राइस नीचे नहीं जा सकते क्योंकि आपने एमएसपी से नीचे खरीद नहीं सकते ना, तो आप प्राइस अब एक हद से नीचे जा नहीं सकते। तो ऐसे में क्या होगा, लॉस होगा सिर्फ। तो प्राइवेट ट्रेडर्स तो अपने हाथ खड़े कर देंगे कि हम महंगा खरीदें और मार्केट में इतना ओवर सप्लाई है कि सस्ता बेचना पड़ रहा है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा और इसका बर्डन फिर पूरा गवर्नमेंट पे पड़ेगा। गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीद के देगी, उसके बाद नीचे सस्ता सेल करेगी, तो बीच का जो डिफरेंस है वो लॉस होगा गवर्नमेंट का। इट वायलेट दी डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स, तो ये तो हमने आज भी देखा था। और डब्ल्यूटीओ की ये जो है सब, ये अलग अलग बॉक्स की सब्सिडी, फिर ये पीस क्लॉज 2013 पाली समिट वाला, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्चुअली 23 to 26 फरवरी। ये इसकी 13th मीटिंग होने वाली है डब्ल्यूटीओ की। एक बार वो मीटिंग हो जाए, देखते हैं उसमें क्या नया निकल के आता है, फिर इस इशू को पूरा अलग से एक मेंस 450 प्लस का वीडियो बनाकर हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी समझेंगे, 4 दिन बाद फिर कुछ नया निकल के आएगा, तो लेट्स वेट 4-5 डेज, फिर हम डब्ल्यूटीओ के सारे नॉर्म्स अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया है, 2019 में उसकी एमएसपी रिजीम भी चैलेंज हुई थी एंड इट लॉस्ट द केस, ओके, यूएसए जीत गया था उस केस को। और आज भी हमने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर में कि इंडिया की जो ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, पीडीएस में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको चैलेंज किया गया है, राइट। इसको चैलेंज किया गया बाय ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज। इंड्यूस डिमांड एमएसपी फॉर अलाइड सेक्टर्स। अब अगर आप फार्मर्स को देते हो तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ठीक है, फिशरी सेक्टर, ओके, ये सब भी डिमांड करने लगेंगे कि आप हमारी भी फिक्स एमएसपी दीजिए विद लीगल गारंटी। सिमिलरली मिल्क प्रोड्यूसर्स ये भी डिमांड कर सकते हैं कल को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ट्राइबल्स वगैरह हैं वो भी डिमांड कर सकते हैं, राइट। तो फिर वो तो एक चेंज शुरू हो जाएगी, सभी वो चीज डिमांड करना शुरू कर देंगे। नाउ अब अगर प्राइवेट ट्रेडर्स खरीद नहीं रहे हैं आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो खरीदना गवर्नमेंट को ही पड़ेगा। बट गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरेज की। हर साल आप न्यूज में पढ़ते हो, ये जो विंटर रेन आती है उसमें आपका अनाज बाहर पड़ा रहता है और गोडाउन में सड़ गया वो, ठीक है, बारिश आई और सब कुछ बेकार हो गया। तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज चेन, इन चीजों की काफी कमी है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऊपर जो हमने लिस्ट देखी, एक बार लिस्ट पे चलते हैं वापस। लुक एट दिस, नाइजर सीड, राइट, उसी तरह से सीसम या सैफफ्लावर, इनकी डिमांड ना उतनी ज्यादा है नहीं। तो गवर्नमेंट अगर एमएसपी पे आपसे ले भी लेगी तो वो करेगी क्या उसको, राइट। उसको स्टोर करने का प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको डिस्पोज करना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसकी उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है इनकी, राइट। ये सीसम, नाइजर सीड वगैरह इनकी डिमांड नहीं है। नाइजर सीड तो मोस्टली ट्राइबल पीपल लोग ही खरीदते हैं इसका ऑयल। तो स्टोरेज एक इशू बन जाएगा और फिर स्टोरेज पे अलग से गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, सो अलग, फिर वो एक्स्ट्रा मार्केट बोरोइंग्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो लॉ बनाने में ये सब प्रॉब्लम्स आएगी। अगेन 7-8 पॉइंट्स हैं, कोई भी 5 जो आपको इजी लगे याद रख लेना, ठीक है। तो अब ये इसमें पूरा एमएसपी बनवाने के पीछे गोल क्या है इन लोगों का, फार्मर्स का गोल सिर्फ एक है कि हमारी इनकम को
बढ़ाइए या फिर इंश्योर कीजिए कि एक अच्छी इनकम हमें मिले। तो देखिए इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं, जैसे पीएम किसान स्कीम, उसमें क्या किया गया है, 6,000 रुपीज आपको एनुअली दिए जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ फार्म होल्डिंग। पहले छोटे फार्मर्स को ही अलाउ किया गया था, बाद में कहा चलो सबको देते हैं, ठीक है, 6,000 रुपीज एनुअली। तो हो सकता है कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, इसको आप 12,000 तक कर सकते हो, ठीक, दैट कुड बी अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज फसल बीमा योजना। अब ये फसल बीमा योजना में प्रीमियम तो बहुत कम रखा गया है, 1.5%, 2% एंड 5% रेस्पेक्टिवली फॉर खरीफ, राबी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने तो अपने प्रॉफिट बहुत शो किए, 10,000 करोड़ तक एनुअली प्रॉफिट उन्होंने शो किया इसमें। बट द फैक्ट इज कि फार्मर्स ने जब अपने चेक दिखाए तो उनको 800 रुपए, ठीक है, 1800 रुपए इस तरह की इंश्योरेंस अमाउंट मिला। तो वो कहीं ना कहीं इस स्कीम को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। ई नैम, हमने एक कॉमन मार्केट बनाने की बात की, ताकि सोचिए कि आप बुंदेलखंड रीजन में रह रहे हो, ठीक है, एक तरफ है झांसी, दूसरी तरफ है आपका टीकमगढ़, ठीक है, या चलिए ग्वालियर पकड़ लीजिए। आप उस रीजन में रह रहे हो, एक यूपी में आता है, एक एमपी में आता है। बट पहले ऐसा था कि आपके घर के नजदीक जो सबसे नजदीक जो मंडी है, ठीक है, उसका अपना एक एरिया डिफाइन होगा, आपको उसी मंडी में ले जाके बेचना है। अब हो सकता है वहां के ट्रेडर्स आपको अच्छा अमाउंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो आप ग्वालियर से निकल के आप झांसी चले जाओ, वहां का ट्रेडर, वहां की मंडी में अगर ट्रेडर अच्छा अमाउंट दे रहा है, तो आप उसको सेल कर दो। गोल था कि एक कॉमन मार्केट डिफाइन करना है, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने आसपास की जो मंडी है, जो एपीएमसी है, उसी में जाके बेचना पड़े अगर वहां के ट्रेडर्स मुझे अच्छा ऑफर नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक स्टेप था इसी डायरेक्शन में। दूसरा, मैंने आपको बताया कि यील्ड अगर आपकी अच्छी है तो आपको प्रॉफिट इसमें ज्यादा होता है। एग्जाम्पल पंजाब एमपी, ठीक है, विसवी महाराष्ट्र। तो इसके लिए कृषि सिंचाई योजना वगैरह लेकर आए, ठीक है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट, मंडी में अगर ट्रेडर्स अच्छे नहीं ले रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट जाके प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच दीजिए, जैसे कि जो होलसेलर्स होलसेल में खरीदते हैं आगे से बेचने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्टर्स वगैरह होते हैं, या फिर जैसे वॉलमार्ट जैसे प्राइवेट लोग हैं, ठीक है, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ब्रेड वगैरह इस टाइप की चीज बनाती, तो आप प्राइवेट ट्रेडर्स को भी डायरेक्ट बेच सको। उसके लिए एक फार्मर अकेला तो नेगोशिएट कर नहीं सकता, तो यहाँ पर बनाए गए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से। इनफैक्ट ये बजट में ही लेकर आए थे प्रोविजन, उसके पीछे रीजन ये था कि स्टेट गवर्नमेंट वो एपीएमसी इस मंडी को रिफॉर्म करने के बहुत अगेंस्ट थी। स्टेट गवर्नमेंट इसको रिफॉर्म करना पसंद नहीं करती, क्योंकि इस पे ये सारे उन्हीं की जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उसी के लोग बैठे होते हैं। तो इसके रिफॉर्म को स्टेट गवर्नमेंट हमेशा रोक रही थी। तो सेंटर ने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट भी दिया कि चलिए आप, हमने तो एक मॉडल बना दिया, आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर लो इसमें। वो भी फेल हो गया। तो सरकार ने कहा हम इस मंडी का ऑल्टरनेटिव भी बनाएंगे। तो उन्होंने करीब गोल रखा कि हम 30,000 एपीएमसी, सॉरी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो डायरेक्ट नेगोशिएट कर सकें, डायरेक्ट सेल कर सकें प्राइवेट वालों से जो परचेज करना चाहते हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 1 लाख करोड़ का फंड सेटअप किया गया कि हम एग्रीकल्चर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपकी स्टोरेज हाउसेज, वेयर हाउसेज, ठीक है, या फिर आपकी कोल्ड स्टोरेज चेन वगैरह, क्योंकि ये जो टॉप्स होते हैं ना, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो जब ये इनका प्रोडक्शन होता है तो सप्लाई बढ़ जाता है, तो प्राइसेस बहुत नीचे चले जाएंगे, 10 रुपए केजी में भी आलू बिक जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं जब ये शॉर्टेज इसकी क्रिएट होगी तो फिर इसके प्राइसेस बहुत ऊपर बढ़ जाते हैं, कई बार टोमेटो 200 रुपए किलो के ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। अदरक, जिंजर, उसका प्राइस भी बहुत ऊपर चला जाता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, ताकि थ्रू आउट द ईयर एक कांस्टेंट सप्लाई मेंटेन किया जा सके। सिमिलरली केसीजी, फार्मर की क्रेडिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेकर आए किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें 3 लाख रुपए तक आपको लोन दिया जाता है एट 7% इंटरेस्ट। और अगर आप टाइमली पे करते हो तो 3% का सबवेंशन और दे दिया जाएगा, तो आपको सिर्फ 4% पे ये पड़ेगा। और ये केसीजी बाद में फिशरीज सेक्टर के फार्मर्स को भी एक्सटेंड की गई। तो ये कुछ मैसेज लिए गवर्नमेंट ने फार्मर इनकम को एनहांस करने के लिए। बट ऑब्वियसली बात है कि सफिशिएंट नहीं थे, अगर सफिशिएंट होते तो इतने प्रोटेस्ट नहीं हो रहे होते। तो ये देखते हैं कि हम इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या कैसे इसको और बेटर बना सकते हैं। नो जी, सबसे बेटर अगर बना सकते हैं तो वो है भावांतर। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की थी, एमपी गवर्नमेंट लेड बाय शिवराज सिंह चौहान दैट टाइम, इन्होंने किया था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी था। जैसे अगर मंडी में प्राइस एमएसपी से नीचे चले गए,
मंडी प्राइस एमएसपी से नीचे चले जाएगा। सपोज एमएसपी है 2200, मंडी में प्राइस ट्रेल कर रहा है 2000, तो 200 रुपए का फर्क आया। ठीक है, तो ये 200 रुपए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जोन सी भी गवर्नमेंट हो, ठीक, ये गवर्नमेंट 200 रुपए आप डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन योर बैंक अकाउंट। ओके, तो लीगल बैकिंग देने की बजाय ये किया जा सकता है बस कि आप रिसीट लगा दीजिए कि आपका कितने में सेल हुआ है। ओके, और उस रिसीट और एमएसपी के बीच का डिफरेंस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया, फिर हरियाणा सरकार ने भी किया था आपके यहाँ। ठीक है, दोनों सरकारों ने ट्राई किया था, बट इसमें 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 प्रॉब्लम आई थी। इसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि फिर जो ट्रेडर्स थे और फार्मर्स थे, इनके बीच थोड़ी सी साठगांठ बनने लगी। इनके बीच एक नेक्सस डेवलप होने लगा कि यार तुम्हें तो सरकार से मिल जाएगा ना डिफरेंस, मुझे फायदा हो जाएगा, तुम थोड़ा सा लो बेचो। राइट, मतलब जैसे अगर मार्केट में सपोज मंडी में उस टाइम 2000 चल रहा है, ठीक है, तो वो कहेगा कि नहीं आप एक काम करो, आप मुझे 2100 में बेचो, ठीक है, और वहां पर सरकार आपको वो कर देगी, तो 100 रुपए का फायदा मुझे भी हो जाएगा, 100 रुपए का आपका भी हो जाएगा। उस तरह का वो जो एक नेक्सस डेवलप हुआ, तो फिर सरकार ने कहा ये स्कीम तो प्रोन टू मिस यूज है। देख, बट अगेन एमएसपी देने से तो बेटर ही है, बाकी उसके लूप होल्स के लिए कुछ किया जा सकता है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, सी अभी हमने देखा एक गवर्नमेंट लेकर आई थी भारत राइस, अभी राइस के प्राइस बढ़ गए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम भारत ब्रांड के अंडर में राइस डायरेक्टली सेल करेंगे, भारत राइस। उसी तरीके से गवर्नमेंट लेकर आई थी टॉप्स मिशन, ठीक है, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो को गवर्नमेंट डायरेक्टली डायरेक्टली सेल करना शुरू कर दिया था, अपने ऑटो लेकर आ रहे थे, नोएडा वगैरह में देखा भी था आपने। ओके, तो ये जो पेरिशेबल कमोडिटीज है ना, इसमें गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए ताकि एक मिनिमम अश्योर्ड प्राइस मिल सके फार्मर्स को। कई बार होता है ये पंजाब हरियाणा के फार्मर्स आके आलू फेंक जाते हैं सड़कों पे, कई बार लोग फार्मर्स आके मिल्क फेंक जाते हैं सड़कों पे। राइट, तो ऐसे टाइम पर जब ज्यादा डिस्ट्रेस हो प्राइसेस में, तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोक्योर कर लेना चाहिए। ओके, लेकिन सिर्फ उस टाइम पर कीजिए जब प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे हो, पूरे टाइम नहीं। अगर आप पूरे टाइम प्रोक्योर करते रहोगे तो प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जाते रहेंगे। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक आप ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह डेवलप नहीं करोगे, प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहेंगे, स्पेशली पेरिशेबल्स में। ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, कई बार फार्मर डिस्ट्रेस सेल इसलिए भी कर देता है कि उसके पास रखने की जगह नहीं होती है। देखिए जो छोटे फार्मर्स हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ वाले, उनके पास स्टोर करने की जगह नहीं है अपनी फसल को, तो वो सोचता है चलो निकली 1-2 दिन के अंदर ही मंडी में जो भी प्राइस मिलेगा उसमें बेच दूंगा। तो हमें ये जो हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके लिए हमने अलग से 1 लाख करोड़ का फंड बनाया भी है, इसको हमें तेजी से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सपोर्ट दी एफपीओज। अब देखिए हमने एफपीओज बना तो दिया, लेकिन अभी तक इसकी इसमें कोई इतना अच्छा रिजल्ट, एनकरेजिंग रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो आपने सिर्फ उसको बनाने से कुछ नहीं होगा। एक तो इसको सबसे ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की। इसमें हम रेप्लिकेट कर सकते हैं अमूल वाला मॉडल। ठीक है, अमूल वो फार्मर से डायरेक्ट खरीदता है। ठीक है, एंड माना जाता है कि जैसे अगर ये 56 का बेच रहा है तो फार्मर को उसमें से कम 36 रुपीज फार्मर को मिलता है। राइट, नेक्स्ट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये रिड्यूस कर सको, अब सोचो आपकी अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट नीचे हो जाए, तब जाकर उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट, अब जरा एक ही फैक्टर को कंसिडर करते हैं, सीड्स की बात करते हैं। देखिए सीड्स में जरूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीड्स आपने यूज करे एंड 1 महीने बाद पता चलता है कि वो सीड्स फेल हो गए। ठीक है, नहीं ग्रो कर पाए। कई बार बारिश लेट हुई, या फिर कई बार थोड़ी सी हीट वेव आ गई, तो पहले तो हमें अच्छी हाई क्वालिटी के सीड्स बनाने होंगे। हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन हिट हुआ था उसके पीछे जो रीजन था, मेन रीजन, वो नॉर्मन बोरलॉग थे जिन्होंने वो हाई क्वालिटी हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स बनाए थे। ठीक, उसी तरीके से फर्टिलाइजर्स। तो एक तो फर्टिलाइजर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका ओवर यूज का। ये मैंने आपको बताया था 4:2:1 होता है आइडल। ठीक है, हमारे यहाँ हम लोग 8:4:1 यूज करते हैं एनपीके। तो पहले तो इसको कम करना है कि फार्मर को अभी भी कहीं ना कहीं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या अवेयरनेस अभी तक ये इल्यूजन है कि जितना ज्यादा मैं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह डालूंगा उतनी अच्छी फसल होगी। ऐसा नहीं है, आपकी जमीन ओवर द ईयर्स इनफर्टाइल हो जाएगी। राइट, तो इसका हमें ओवर यूज को प्रिवेंट करने की जरूरत है ताकि उसकी कॉस्ट यहीं से कम हो जाएगी।
दूसरी बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपने आप में एक बड़ा इशू है, बट द फैक्ट इज कि आप इसमें स्कीम्स लेकर आए हो पीएम कुसुम टाइप की। पीएम कुसुम उसमें क्या कर रहे हैं हम सोलर पावर जनरेट करेंगे, हम सोलर पंप प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, ठीक है। वहीं से सोलर पावर जनरेट कीजिए, अपने में जितनी यूज होनी है उतनी यूज कीजिए, और अगर सरप्लस बच जाए तो सेल कर दीजिए ग्रिड को, राइट। तो वहां से आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इरिगेशन की बात करें, तो देखिए अगर आप खुद ग्राउंड वाटर निकाल रहे हो तो वैसी बात है आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, पंप की जरूरत पड़ेगी, और अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो जनरेटर में लगने वाला डीजल वो सब यूज करोगे, ठीक है। तो ये जरूरी है कि गवर्नमेंट इरिगेशन व्यवस्था करे कैनाल्स के थ्रू। इसमें एमपी गवर्नमेंट लेड बाय शिवराज सिंह चौहान उसने बहुत अच्छा काम किया था इरिगेशन प्रोवाइड करने में। काफी नदियां लिंक भी की वहां पर, जैसे शिप्रा नदी को लिंक किया गया, पार्वती नदी को लिंक किया गया। तो कैनाल से अगर आप वाटर प्रोवाइड कर पाओगे फार्मर को तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। उसको जो खर्चा हो रहा है ये मशीनरी में, पंप, डीजल, जनरेटर, इन सब में, वो थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है, right? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम इनपुट कॉस्ट कम कर सकते हैं। इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट वैसे ही बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज थोड़ा सा कुछ और क्रॉप्स को कवर करने की जरूरत है हमें एमएसपी में, ठीक है। कुछ क्रॉप्स हैं जिनको और इंक्लूड करने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ना एक पॉइंट और जोड़ना कि फार्मर की लाइफ महंगी हो रही है, तो यहाँ पर जैसे आप गवर्नमेंट सर्विसेज वालों के लिए करते हो, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दो एक्सपेंसेस भी ऐड कीजिए। अगर ये एक्सपेंसेस आप अपने गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को दे रहे हो तो फार्मर को देने में भी आपको कोई बुराई नहीं है, ठीक? ये एक्सपेंसेस भी कवर कीजिए उसकी कॉस्ट में ही, ताकि एक अच्छी एमएसपी डिसाइड की जा सके। बाकी के इन जनरल पॉइंट्स आप लिख सकते हो। डाइवर्सिफाई कीजिए उसकी इनकम सोर्स, उसके इनकम सोर्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है हमें। जैसे मैंने आपको बताया यही पीएम कुसुम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करके वो सेल कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग, नो सी, जब अगर आप कोई चीज डायरेक्ट बेच रहे हो, जैसे आपने सीधे टोमेटो सेल कर दिया, उसमें आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसकी कुछ प्रोसेसिंग करके बेचा, जैसे एलोवेरा होता है, जैसे हमारे इंदौर की तरफ पतंजलि वाले एलोवेरा ग्रो करवाते हैं फार्मर से, ठीक है। एलोवेरा ग्रो तो करा लेते हो, लेकिन उसमें आपको वो प्राइस नहीं मिलती। अगर आप छोटा सा प्लांट लगाओ, एक बार थोड़ा छोटा सा उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद बेचो, या टमाटर टमाटो डायरेक्ट बेचने की जगह उसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके बेचो, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वो पोटेंशियल रखती है। इसको हम सनराइज इंडस्ट्री मानते हैं, जो फार्मर की इनकम को काफी एनहांस कर सकती है। सिमिलरली एक्सटेंशन सर्विस में मतलब जैसे सब लोग नहीं खरीद सकते मशीनरी, तो वो रेंट पे, जैसे रेंट पे कार वगैरह मिलती हैं, बाइक्स मिलती हैं, उस तरह की चीजें रेंट पे प्रोवाइड की जा सकती है। एट द सेम टाइम टाइमली एडवाइजरीज भी जारी करना जरूरी है। कई बार फार्मर अपना ग्रो कर देता है, फिर देखता है कि इसका मानसून डिले है, ठीक है। तो ये टाइमली एडवाइजरी वगैरह देना, या फार्म पर डिमॉन्स्ट्रेट करना कि आप अगर इस तरीके से खेती करोगे, इस तरीके से आप एग्रीकल्चर करोगे तो आपका प्रोड्यूस ज्यादा होगा। तो उस तरह की एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करना। सिमिलरली हाई यील्डिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करने की तरफ देखना चाहिए। जैसे आजकल फ्रूट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे जैक फ्रूट आता है, राइट। इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा है, इंडियन खुद दिल्ली के मार्केट में भी या डोमेस्टिक मार्केट में भी, और एक्सपोर्ट में तो उनकी है ही, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा हाई यील्डिंग वैल्यू क्रॉप की तरफ भी देखना चाहिए फार्मर्स को, ना कि सिर्फ राइस वीट की तरफ। ओके। तो ये कुछ फर्दर मेजर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पर देखा है गवर्नमेंट ऑलरेडी क्या मेजर्स ले रही है। अगर लॉ बनाते तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बेनिफिट देख लिए हमने, A2 C2 वगैरह समझ लिया। यहाँ पर ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी था, क्रॉप्स वगैरह जानना था, ये PYQ है, दैट्स इट। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आया हूँ, और इसको और बेटर तरीके से समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा इसको WTO के साथ रेफरेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम करेंगे आफ्टर 26, जब वहां पर जो मीटिंग होनी है उसमें देख लेते हैं क्या आउटपुट निकल के आता है। उसके बाद हम लोग WTO को करेंगे, उसमें सभी सब्सिडीज वगैरह, पीस क्लॉज, वो सब हम वहां पर जानेंगे। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। दैट्स इट फॉर दिस वन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।